नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089755 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आरओ पेड क्विज हम लगातार देख रहे हैं, ठीक है, उसको कंटिन्यू करेंगे। अगला वीडियो यहाँ पे हमारे ग्रुप्स जो है लेटेस्ट में भी स्टार्ट हुए हैं। आप अगर उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कॉन्टैक्ट डिटेल है प्लीज उस पर कॉन्टैक्ट करके पूरी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वैश्विक जलवायु को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, ग्लोबल लेवल पे जो टेम्परेचर से संबंधित कई सारे आप इनिशिएटिव आज की डेट में देखते हैं, कई सारे प्रोटोकॉल्स या तमाम चीज़ें, तो अब माना यह जा रहा है ना कि ग्लोबल टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। ठीक, तो अब इस टेम्परेचर को क्लासीफाई करने का या एक वर्ष से दूसरे वर्ष में जो हम कंपैरिजन करेंगे किस आधार पर वर्गीकृत करेंगे, तो दो स्टेटमेंट है, केवल तापमान में वार्षिक औसत परिवर्तन जो होगा या फिर तापमान और वर्षा में वार्षिक औसत और मौसमी बदलाव। ठीक है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट दूसरा ऑप्शन है। ठीक है, टेम्परेचर एज वेल एज बारिश और जो सीजनल चेंजेस देखे जा रहे हैं ओवर द ईयर्स, ये होता है आधार। ठीक, इंग्लिश में भी आप इन चीज़ों को देखते चलें, आप जिस भी भाषा में कंफर्टेबल हैं, हिंदी या इंग्लिश, उसको फॉलो करें प्लीज़। आगे देखें, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के बारे में सही कथन को देखना है। ठीक है, तो पहले भी हमने बता रखा है कि कोपेन जो है, इन्होंने जलवायु के बारे में जलवायु, टेम्परेचर और वर्षा के कुछ निश्चित जो मान है उसका चयन करते हुए और जो विश्व में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां हैं उसके साथ जो उसका रिलेशन है उसके बारे में कई सारी चीज़ें बताई हैं। ठीक है, तो अब वही है कि जलवायु वर्गीकरण जो इन्होंने किया है, मुख्य रूप से वर्ष भी ध्यान रखिएगा, 1918 में ये जो वर्गीकरण है दिया गया, तो उसमें कई प्रकार से जलवायु के उन्होंने जो है समूह में इसको डिवाइड किया हुआ है। ठीक, तो उसके बारे में सही कथन देखते हैं। दो स्टेटमेंट है, यह विश्व में सबसे व्यापक रूप से प्रयुक्त जलवायु वर्गीकरण है, तो बिल्कुल ठीक बात है। 1918 में आई थी और आज लगभग 100 वर्षों के बाद भी ये काफ़ी रेलिवेंट है और इसको फॉलो किया जाता है। ठीक, और यह स्थलीय जलवायु के एक उपखंड पर आधारित है। तो जो हमारा कह लीजिए पृथ्वी पर टेरेस्ट्रियल क्लाइमेट की जो हमारे पास ओवर द ईयर्स की इन्फॉर्मेशन है उसके सब डिवीज़न पे इन्होंने इस अपने वर्गीकरण को दिया है। तो दोनों चीज़ें ठीक हैं। यहाँ पे जितने भी कोड इन्होंने बताए हैं, ठीक है, जैसे ए में क्या है, बी में क्या है, फिर उसके आधार पे जो आगे क्लासिफिकेशन है उसको एक बार जरूर पढ़िएगा। अगले देखिए, इसमें शीत कटिबंधीय क्षेत्र यानी कि फ्रिजिड जोन इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताना है। ठीक, तो पृथ्वी पे देखेंगे जलवायु जोन्स के हिसाब से 3 मुख्य रूप से जोन पढ़े जाते हैं, ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। ठीक, तो अब जैसे इस पे इक्वेटर के आसपास आप देखेंगे तो ट्रॉपिकल जोन है, थोड़ा सा ऊपर जैसे नॉर्दर्न पोल की तरफ हम बढ़ें तो फिर ये ले लेंगे टेम्परेट, और पोल्स में आएंगे तो फ्रिजिड जोन। ठीक, तो फ्रिजिड जोन क्या होता है, भूमध्य रेखा से इसकी दूरी है, तो जाहिर सी बात है दूरी तो है ही है। दूसरा है, यहाँ पे धूप जो है सीधी नहीं पड़ती है, एक ये भी कारण है, इस वजह से यहाँ पे बर्फ होती है और भूमि इसमें जो है स्थायी रूप से बर्फ से ढकी होती है हर समय। तो फ्रिजिड जोन की ये तीनों ही विशेषताएं हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रबल नहीं है। ठीक है, तो अब क्लाइमेट को कई प्रकार से जो डिवाइड किया गया है, थोड़ा इन चीज़ों को डिटेल में प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। अब भूमध्य सागरीय जलवायु की बात करें तो सेंट्रल चिली में पाया जाएगा, केप टाउन जो ऑस्ट्रेलिया में है यहाँ पाया जाएगा, एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, केप टाउन साउथ अफ्रीका, एडिलेड ऑस्ट्रेलिया, इन सब में पाया जाएगा। पंपास रीजन जो है, जैसे जो पंपास घास के मैदान आप भी पढ़ते हैं, तो इस एरिया में मेडिटेरियन क्लाइमेट नहीं है, बल्कि इसमें जो हमारा ये क्लाइमेट का जो नेचर है वो टेम्परेट नेचर का है। ठीक, तो इसको ध्यान रखेंगे। देखिए, अभी जैसे क्लाइमेट हमने देखा, फिर जैसे ये फ्रिजिड जोन वगैरह देखा, तो इन चीज़ों को डिटेल में प्लीज़ पढ़िएगा। अब देखें, टुंड्रा प्रकार की जलवायु होती है, उसकी विशेषताओं का चयन करना है। ठीक, तो बेसिकली जहाँ पे न्यूनतम वनस्पति की कह लीजिए प्रोडक्टिविटी होती है। ठीक, ऐसे एरियाज को, या फिर जैसे आर्कटिक रीजन आप जानते हैं, ठीक है, तो आर्कटिक रीजन को टुंड्रा टाइप का क्लाइमेट यहाँ पे कह सकते हैं आप। ठीक, तो इन रीजन्स में क्या होता है, जैसे जो हमारे पोलर रीजन है, यहाँ पे जो पौधे होते हैं, ठीक,
मतलब उनकी हाइट कम होगी या कम उनकी ग्रोथ होती है, ठीक। और वाटर लॉगिंग जो है होता है काफ़ी, तो ऐसे पौधों को समर्थन करने वाला क्लाइमेट है ये, जो स्टेटमेंट 1 में लिखा है। और दूसरा है कि जो गर्मियों का मौसम होगा उसके दौरान दिन के उजाले की बहुत लंबी अवधि, जैसे अब नॉर्मल रीजन्स में आप जैसे इंडिया में देखेंगे तो एक निश्चित समय के लिए दिन की अवधि होती है, फिर निश्चित रात होती है, परंतु इन रीजन्स में देखेंगे क्योंकि सूर्य की रोशनी अभी हमने ऊपर देखा था ना कि सीधी नहीं पड़ती, तो ऐसी स्थिति बनने के कारण जो हमारा ड्यूरेशन है वो ज़्यादा होता है, ठीक। तो इनके और जो विशेषताएं हैं उसको पढ़ लीजिए, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे फिर भी ठीक है। अब देखिए इसमें पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु के बारे में गलत को देखना है। तो जो भी कॉन्टिनेंट्स हम पढ़ेंगे जैसे यूरोप हो गया, अफ्रीका, ठीक है, तो क्या है कि इस प्रकार जो मतलब ये भी कॉन्टिनेंट पे आते हैं बाद में, तो इस प्रकार की जलवायु जो पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु है ऐसे कॉन्टिनेंट्स के पश्चिमी किनारों पर पाई जाती है। तो जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पर देखेंगे इनकी उपस्थिति होती है, और इन रीजन्स में है ना पूरे वर्ष जो हमारी ये पछुआ पौन यानी कि जो वेस्टर्लीज होती हैं, ठीक, उनका प्रभाव होता है। तो दोनों स्टेटमेंट इसमें ठीक हैं, गलत कुछ भी नहीं है। अब देखें भूमध्य रेखीय यानी कि जो हमारा 0 डिग्री के आसपास का रीजन है, ठीक, इस प्रकार की जलवायु की विशेषताओं का चयन करना है। तो भूमध्य रेखीय जलवायु में शीत ऋतु नहीं होती है, ठीक है, विंटर सीजन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखेंगे लगभग वर्ष भर यहाँ पे बारिश का स्थिति होती है या बारिश होती है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट यही है कि मेघाच्छन्नता और भारी वर्षा दैनिक तापमान को बराबर करने में मदद करती है, ठीक है। ये मेंटेन किए रहती है जो हमारी ये प्रेसिपिटेशन और क्लाउडीनेस है, ठीक है, तो मॉडरेट टेम्परेचर थ्रू आउट ये मेंटेन करती है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे भी ठीक है। देखिए जितने भी टाइप के हम क्लाइमेट यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसको डिटेल में प्लीज पढ़िएगा आप। अब देखें सबसे छोटा ग्रह जो हमारे सोलर सिस्टम का है ये मरकरी, ठीक है। इसके पास सूर्य की परिक्रमा करने के लिए पृथ्वी के केवल 88 दिन ही होते हैं, ठीक है। मतलब पृथ्वी का जो एक दिन होता है लगभग उतनी ड्यूरेशन के 88 दिनों में मरकरी जो है सन की परिक्रमा कर लेता है। तो ऐसा क्या कारण है इसका, ठीक है। तो देखेंगे तो क्या होता है कि इसकी जो ऑर्बिटल लेंथ है सन से मरकरी की, ठीक है, वो कम है क्योंकि ये इसके नज़दीक है ना, तो डिस्टेंस भी कम है ये, तो इस वजह से ये कवर कर लेता है इसको इतने दिनों में। इसमें देखें किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है, ठीक है, इवनिंग स्टार। तो सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है हमारा जो सोलर सिस्टम का ये वीनस, ठीक। ये देखेंगे तो इवनिंग में सबसे पहले अपीयर होता है, और जब सुबह मॉर्निंग में सनराइज होता है तो सबसे लास्ट में डिसअपीयर होने वाला ही जो कह लीजिए स्टार है वो यही है। तो यहाँ पे ये संज्ञा इवनिंग स्टार की इसको दी जाती है। इसमें देखिए एरोस्थनीज एक कह लीजिए जियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, तो उनके अनुसार पृथ्वी की औसत परिधि, ठीक है, सरकमफरेंस जो पूरा पृथ्वी का है, एक बड़ा चक्कर पृथ्वी का मध्य से अगर देखें तो कितना होता है, कितने किलोमीटर का, तो इनके अनुसार ये बताया गया लगभग 40,000 किलोमीटर। इसमें देखें आग्नेय चट्टानों यानी कि इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ठीक है। इग्नियस रॉक्स कौन सी होती हैं? जो पृथ्वी के इंटीरियर से जो हमारा मैग्मा और लावा के है ना द्वारा इसका निर्माण होता है, और इग्नियस रॉक्स को ही जो सबसे मुख्य रूप की रॉक्स होती हैं, मेन रॉक्स, उसकी संज्ञा दी जाती है, ठीक। तो मैग्मा वगैरह ये कूल होता है तो आगे चल के जो ये फॉर्मेशन होता है इग्नियस रॉक्स का, तो ये तो खैर डेफिनेशन वाली बात हो गई। यहाँ पे देखें ब्रेक्सिया, ग्रेनाइट, गैब्रो, पैग्मेटाइट, बेसाल्ट, ठीक है, ये सारे के सारे इग्नियस हैं, तो नाम ध्यान रखें इन सभी के। नेक्स्ट है क्राकाटोआ वोल्केनो किस देश में स्थित है? फेमस वोल्केनोज की लिस्ट पढ़िएगा, ये इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट है एल्बर्ज, ठीक है, तो ये बेसिकली किस देश के उत्तरी भाग में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है, तो ये है इसमें ईरान में। दो स्टेटमेंट है, सही को चुना है। मेसेटा पठार स्पेन देश में स्थित है, ठीक है, तो प्लेट्यूज जो फेमस है उसके बारे में भी पूछा जाता है आपसे, और मेसेटा पठार के बारे में ही आगे है कि ये आइबेरियन प्रायद्वीप का एक भाग है, ठीक है। तो आइबेरियन पेनिनसुला आप देखेंगे जो साउथ वेस्टर्न यूरोप का हिस्सा है, ठीक है, वहाँ का रीजन है, ठीक, और इसकी लोकेशन यहीं पे है, तो ये कथन भी हमारा ठीक है। इसको मैप में एक बार देख लीजिए। अब इसमें गलत कथन को चुनना है, ठीक। मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा अफ्रीकी द्वीप है, तो ऐसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आप देखते हैं तो इसके इधर पे जो एक आइलैंड है ये मेडागास्कर है, ठीक, तो ये इसके बारे में लोकेशन बिल्कुल ठीक है।
दूसरा स्टेटमेंट है मेडागास्कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा? सबसे बड़ा अगर हम विश्व में बात करें द्वीप की जो कौन सा है तो वो ग्रीनलैंड है, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? न्यू गिनी, तीसरे पे बोर्नियो, चौथे पे मेडागास्कर है, ठीक। तो इस वजह से भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया है, ठीक है, तो इसमें संविधान सभा ने इस संविधान को बनाया कई सारे देशों से कई सारे प्रावधानों को इंस्पायर होकर के वहाँ से अडॉप्ट किया है। लेकिन कई सारे जो प्रावधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का बना था, ठीक, उससे ही लिए गए हैं, ठीक। तो सबसे अब इन विकल्पों में देखेंगे तो मुख्य रूप से सोर्स वही है। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान अमेरिकी संविधान से नहीं लिया गया है, ठीक है। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या नहीं अडॉप्ट किया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं DPSP किस भाग में है? पार्ट 4 में, आर्टिकल 36 से 51 के मध्य। ये हमने कहाँ से लिया था? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक। बाकी 3 चीज़ें यूएस वाली हैं। अगले में देखिए कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के द्वारा कनाडा के संविधान से नहीं लिया गया है, ठीक। तो इसमें राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा आप जानते हैं कितने सदस्यों की नॉमिनेशन होती है? 12, ठीक। तो जो ये जो अलग से सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, तो इसका जो प्रावधान है ये हमने कनाडा से नहीं लिया है, ये इसको भी हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कानून बनाने की प्रक्रिया जो है, ठीक, वो किस देश के संविधान से काफ़ी प्रभावित हुई है? तो लॉ मेकिंग प्रोसीजर जो पार्लियामेंट में है, ठीक है, वो जैसे कि कोई भी बिल आएगा, दोनों हाउसेज में डिस्कशन डिलीबरेशन होंगे, फिर वो पास होगा, है ना, प्रेसिडेंशियल असेंट मिलेगा। तो इस प्रोसेस को, है ना, प्रभावित है ये हमारा जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से। संविधान की जो 7वीं अनुसूची है वो किस विषय से संबंधित है? तो कुल 12 अनुसूचियां हैं, आप जानते होंगे। तो 7वीं में शक्तियों का विभाजन है। 3 प्रकार की लिस्ट आप पढ़ते हैं ना, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। इसमें देखिए कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आता है? तो रक्षा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य, बैंकिंग, ये तीनों जो है हमारे यूनियन लिस्ट के पार्ट हैं। देखिए 3 प्रकार की लिस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। तो यूनियन लिस्ट में हमारे जो विषयों की संख्या है 97 है, स्टेट में 66 है, और कॉन्करेंट लिस्ट जिसपे स्टेट और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं उनकी संख्या 47 है, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत है ना। तो इसमें बाजार और मेले जो हैं ये हमारे एक्सक्लूसिव स्टेट लिस्ट के भाग हैं। बाकियों के बारे में जरा कमेंट करके बताइए। तो आगे है संविधान में समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट की जो भी हमने बात की, इसको किस देश के संविधान से अपनाया गया था? तो ये प्रभावित है ऑस्ट्रेलिया से। अब देखें समवर्ती सूची में सूचीबद्ध मदों का चयन करना है। कॉन्करेंट लिस्ट में अंतर्राज्यीय नदियां जो हैं ये हमारा यूनियन लिस्ट का पार्ट है, ठीक। तो इसको काट दीजिए जहां जहां पे ये हो, ठीक है। तो 1, 2, 3 बच जाएगा हमारा कॉन्करेंट लिस्ट के विषय। इसमें देखें उस ग्रंथि का नाम बताना है जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है, ठीक। तो ह्यूमन बॉडी में आप ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे जहाँ से हमारे कुछ हार्मोन्स वगैरह, है ना, स्रावित होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड कुछ पढ़ते हैं आप, एंडोक्राइन पढ़ेंगे, मिक्स ग्लैंड्स पढ़ेंगे। उसी में से एक पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पीयूष ग्रंथि, ठीक। ये देखेंगे इसकी लोकेशन जो है हमारे मस्तिष्क में, है ना, लगभग जैसे एक वो होती है ना मटर, उसके दाने के बराबर जो है इसकी उपस्थिति होती है, और यहाँ पे इसका फंक्शन जो है वो लिखा हुआ था। नेक्स्ट है भावनात्मक व्यवहार को नियंत्रित करने वाला हाइपोथैलेमस कहाँ स्थित होता है, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन में ही जो 4 ब्रेन का पार्ट है, अग्र मस्तिष्क, ठीक, यहाँ पे इसकी लोकेशन है। अब देखिए ह्यूमन बॉडी यानी शरीर में थायराइड ग्रंथि के क्या क्या कार्य होते हैं, ठीक। तो मेटाबॉलिज्म जो होता है ना, अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर जो मतलब ऐसा समझिए कि जो केमिकल प्रोसेसेस हैं उसको मेंटेन करता है, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह हो गया, ठीक है। तो इसको नियंत्रित करता है, बिल्कुल ठीक है ये। होम्योस्टैटिस जो इंटरनल बॉडी का है उसको बनाए रखता है। होम्योस्टैटिस क्या होता है कि हमारे बॉडी का जो इंटरनल फंक्शनिंग है वो स्टेबल रहे थ्रू आउट, ठीक। और जो श्वास यानी कि रेस्पिरेशन और हृदय गति है उसको भी नियंत्रित करता है। तो तीनों ही ठीक है। अब इसमें 2 स्टेटमेंट है, सही को चुनना है। फेरोमोन के बारे में शायद हमने पिछले वीडियोस में आपको बता दिया था पहले ही,
ये क्या होता है कि ये एक रासायनिक संकेत हैं जो पर्यावरण में एक जीव द्वारा स्रावित होते हैं और उसी प्रजाति के दूसरे जीव द्वारा पता लगाए जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने पहले आपको बताया था कि जैसे कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है, मतलब ह्यूमन बॉडी में तो ये उतना नहीं होता है, ठीक है, बहुत ही रेयर है। बाकी जो अन्य एनिमल्स जैसे होते हैं तो विपरीत लिंग के जो उनके साथी हैं, जैसे मेल होगा तो फीमेल के लिए और फीमेल है तो मेल के लिए, उसको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो छोड़ी गई प्रकार की स्मेल है ना, फेरोमोन वही होता है, केमिकल सिग्नल्स होते हैं, ठीक। और ह्यूमन बॉडी के रेफरेंस में हार्मोन जो है गैर पोषक रसायन होते हैं, ठीक है। तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है, हार्मोन्स हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल हैं, बट ये इनका जो नेचर है ना, ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं, ठीक। हमारे जो ग्लैंड्स हैं उससे रिलीज होते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे ठीक हैं। आगे देखें, अल्कोहल यानी शराब के कंजम्पशन से मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है, ठीक। तो जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते होंगे तो पता होगा उन्हें कि अल्कोहल कंजम्पशन के बाद बॉडी पे कंट्रोल खत्म हो जाता है, ठीक है। आप मतलब चल नहीं पाएंगे, लड़खड़ाने लगेंगे। तो होता क्या है कि हमारे ब्रेन का जो ये अनुमस्तिष्क है, सेरेबेलम पार्ट, ठीक, ये बॉडी से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता और जो रेगुलर फिर कंजम्पशन अगर आप अल्कोहल का करते हैं तो ऐसी स्थिति में ये परमानेंटली डैमेज भी हो सकता है, ठीक। ऑक्सीटोसिन मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस कार्य में शामिल होता है? तो ऑक्सीटोसिन का कार्य है चाइल्ड बर्थ में जो ये बेसिकली हेल्प करना, और जो लैक्टेशन है ना, उसके बाद बेबी के लिए जो मदर में मिल्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। विटामिन ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी हमारे शरीर को सामान्य रूप से बढ़ने और विकसित होने के लिए आवश्यकता होती है, ठीक है, बॉडी को ग्रो करने के लिए और डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। सूर्य के प्रकाश की सहायता से हमारे शरीर में तैयार होने वाला विटामिन कौन सा होता है इसमें से, ठीक है। तो विटामिन डी यानी कि कैल्सीफेरॉल, ठीक, इसके बारे में यहाँ पे कहा गया था, इसको विटामिन डी को ही सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें देखिए एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जिसे केवल जुगाली करने वाले ही पचा सकते हैं, ठीक है। जुगाली करने वाले से संदर्भ ये है कि ऐसे जानवर जो ये जैसे चारा वगैरह खाते हैं और उसके बाद आपने अगर इनको ऑब्जर्व किया होगा तो ये अपना मुंह ऐसे जो है चलाते रहते हैं और थोड़ा थोड़ा मुंह से झाग निकलता रहता है, ठीक है। तो वही क्रिया जुगाली या फिर पागुर मतलब करना कहा जाता है, ठीक। तो ऐसे जानवर ही एक विशेष प्रकार के कार्बोहाइड्रेट जिसको कहते हैं सेल्यूलोज, ठीक है, उसको पचा सकते हैं, ठीक है। सेल्यूलोज कहाँ से मिलता है? जो ये ग्रीन प्लांट्स ये खाते हैं चारा वगैरह, उससे, ठीक। ह्यूमन बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, ठीक, सेल्यूलोज को। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे दोनों चीज़, सेल्यूलोज के बारे में भी और जुगाली करने वाले जानवर जैसे गाय या भैंस, ये सब होते हैं। नेक्स्ट है अमीनो एसिड को अक्सर इसमें से किसके बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में जाना जाता है, यानी कि किसके निर्माण के लिए अनिवार्य है अमीनो एसिड्स? तो ये होता है प्रोटीन। अब देखें कार्बोहाइड्रेट के बारे में सही कथन देखते हैं। ये फल, अनाज, सब्जियां, दूध या दूध से संबंधित अन्य उत्पाद में पाए जाने वाले शर्करा, स्टार्च और फाइबर होते हैं, ठीक। तो डेफिनेशन ध्यान से देख लीजिएगा, बिल्कुल पहला स्टेटमेंट ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं, ठीक है। तो केमिकली भी ये ठीक है, दोनों स्टेटमेंट हमारे ठीक हैं। आगे है वायरस यानी कि विषाणु, ठीक, इसको किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो अब यहाँ पे सेल्स के रूप में जो इन्फॉर्मेशन पूछी गई है, तो वायरस में क्या है कि ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके कोशिकाएं नहीं होती हैं, ठीक। और वहीं जैसे बैक्टीरिया है ना होता है तो वो एक कोशिकीय जीव होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और फिर जैसे हम ह्यूमंस हो गए या फिर प्लांट्स हो गए तो ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं। तो इस प्रकार से क्लासिफिकेशन ध्यान रखें। इसमें देखिए कौन सा रोग टाइगर मच्छरों के द्वारा फैलता है? तो एक एशियन टाइगर मॉस्किटो होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली ह्यूमंस को बाइट करते हैं, बर्ड्स को भी बाइट कर सकते हैं, ठीक है, और अदर जो एनिमल्स होते हैं इनको भी बाइट करते हैं। तो इनके द्वारा बाइट से येलो फीवर, डेंगू, चिकनगुनिया या फिर जैसे जीका फीवर, ये सब है ना फैलता है। अब यहाँ पे देखिए वायरस से होने वाले जो रोग हैं उसका सेट चुनना है। तो बैक्टीरिया से होने वाले रोग वायरस से, ठीक है, फंगस वगैरह से, प्रोटोजोआ, ये सब प्लीज़ ये पढ़ते रहा करिए, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो अब इसमें हम वायरल वाले अगर चुनेंगे तो मम्प्स, रेबीज, हर्पीज, ठीक है, ये होते हैं। इसमें देखें टैटू, इसको हिंदी में गोदना कहते हैं, ठीक है। इसके माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है? तो टैटू बनाने में बेसिकली क्या होता है कि जो इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं उसमें निडल होती है, उस निडल को ही तो चुबा के वो आकृति जो भी है बनाई जाती है, भेड़ बकरी जो भी बनवा रहे हैं आप, ठीक। तो
उसमें क्या है कि अगर निडल, हालांकि अब तो ये नहीं होता, पहले क्या होता था कि सेम निडल से बहुत सारे लोगों पे अगर आप उसको टैटू को बना रहे हैं तो ब्लड जो आपका है ना, उस पे उसका या मतलब इम्पैक्ट, फिर उसको आपने किसी अन्य व्यक्ति में यूज़ किया, तो अगर कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति हेपेटाइटिस बी से जैसे है, HIV एड्स वगैरह से है ना, तो वो ट्रांसमिट हो जाता था एक व्यक्ति से दूसरे में। चिकनगुनिया इसमें नहीं होगा, चिकनगुनिया के बारे में भी हमने ऊपर देखा था, दूसरा और तीसरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखेंगे चूंकि इनका जो फैलने का नेचर है वो यही है कि स्किन टू मतलब ये ब्लड टू ब्लड फ्लूइड कांटेक्ट जो होता है इनमें होता है, तो यहाँ पे टैटू के माध्यम से ये फैल सकते हैं। हालांकि अब जो है लोग टैटू आर्टिस्ट वगैरह जो हैं वो एक नीडल से सिर्फ एक ही व्यक्ति को है ना उसको यूज़ करते हैं, तो अब ये प्रोसेस सेफ है। इस वाले में गलत कथन को चुनना है। एथलीट फुट उसी प्रकार के फंगस के कारण होता है जो दाद का कारण बनता है। तो दो प्रकार की बीमारियां हैं जो फंगस से होती हैं, रिंगवॉर्म यानी दाद और एथलीट फुट। जैसे कई बार वो मतलब ऐसे वेट शूज़ वगैरह का यूज़ करते हैं, तो एक प्रकार की बीमारी जो स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं उसमें होती है। ठीक, तो यहाँ पे दोनों के जो कॉजेटिव एजेंट हैं फंगस, ठीक है, दाद और एथलीट फुट का, ये तो ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है साइटोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है जो फंगस का अध्ययन करती है। ठीक है, तो फंगस का अध्ययन करने की जो ब्रांच होती है जीव विज्ञान की उसको बोलते हैं माइकोलॉजी। ठीक, यहाँ पे अगर हम साइटोलॉजी की बात करें तो ये हमारा जो सेल्स होती हैं, ठीक है, उसके अध्ययन से संबंधित है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में सबसे प्रचुर खनिज है? ठीक है, ह्यूमन बॉडी में देखेंगे सबसे ज़्यादा जो अवेलेबिलिटी है हमारे मिनरल की वो है ये कैल्शियम। ठीक है, जो हमारा जैसे इंडिविजुअल की बात करें तो उसकी टोटल बॉडी वेट का लगभग 1.5 से 2% वेट जो है वो कैल्शियम का ही होगा। और मोस्टली जो आप जानते ही हैं कि कैल्शियम का जो स्टोरेज है लगभग 99% वो कहाँ होता है, जो बोन्स होती हैं या जो टीथ है, ठीक है, इसमें होता है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पे सीजियम के बारे में बताया गया है, इसका सिंबल भी लिखा है। ठीक है, सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है, तो ये बिल्कुल ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेंज देखेंगे, ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा है सीजियम की। ठीक है, और वहीं दूसरा स्टेटमेंट है कि सीजियम ही और फ्रांशियम सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सबसे ज़्यादा है सीजियम की, फिर जैसे फ्रांशियम की, तो जाहिर सी बात है कि इनकी विद्युत ऋणात्मक जो तत्व है ना, जो मतलब हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे कम होगी। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ठीक, इसी रेफरेंस में एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा। UPPCS 2023 का जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हुआ है उसका पेपर आप लोग देखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन वहाँ पे फ्रेम किए गए थे। एक ही स्टेटमेंट को 4 ऑप्शन में 4 तरीके से पूछा गया है कि क्या बढ़ जाता है। जैसे एक इंडेक्स के रेफरेंस में क्वेश्चन आया था, ठीक है, उसको देखिएगा कि रैंक हमारी बढ़ी है या घटी है। तो कई बार आपके ब्रेन से खेलने का प्रयास एग्जामिनर करता है, क्योंकि आप तो फैक्ट रट के जाते हैं, लेकिन वहाँ पे उसको पूछने का तरीका क्या है उस पर भी कई बार क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं। ठीक है, आप सही नहीं कर पाते आंसर आते हुए भी। तो इसलिए यहाँ पे इस तरीके की प्रैक्टिस करवाना हमारा जो है मुख्य रूप से उद्देश्य होता है, जो कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी पूछा गया था। तो प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान से देखा करिए। और इस सीरीज़ में भी या इस पर्टिकुलर वीडियो में जैसे जो भी चीज़ें हम बताते हैं, हमारे पास चूंकि हर पर्टिकुलर वीडियो में टाइम लिमिट होती है, तो हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन हर चीज़ को नहीं कर सकते। ठीक, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ स्टूडेंट कि आप अपने नोट्स में से, हमारे पेड ग्रुप के मेंबर हैं तो आपको सारी की सारी PDFs दी गई हैं, उसमें से प्लीज़ इस चीज़ को पढ़ा करिए। आगे है कि इसमें से किसके उत्पादन के लिए हैबर प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अमोनिया के प्रोडक्शन से संबंधित है। इस प्रोसेस के बारे में एक बार देख लीजिएगा। अब अयस्क के बारे में आप पढ़ते हैं, जैसे एल्युमिनियम के अयस्क है ना, या अन्य चीज़ों के। तो उसी प्रकार से यहाँ पे 3 है, बोरेक्स, ग्लोबराइट और क्रायोलाइट। ठीक है, तो ये किसके अयस्क हैं? तो ये होते हैं सोडियम के, है ना, Na। निम्नलिखित में से किस धातु में क्रोमियम इसके प्रमुख मिश्र धातु तत्व के रूप में होता है? ठीक है, तो यहाँ पे जैसे स्टेनलेस स्टील जो होता है तो बेसिकली स्टील को रस्ट प्रूफ बनाने के लिए क्रोमियम ऐड किया जाता है, और इसमें आयरन, क्रोमियम और निकल, ठीक है, ये इसका कंपोनेंट होता है, तो ध्यान रखेंगे। इसमें देखें निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक स्रोत अम्ल की जोड़ी का युग्म गलत है? ठीक, तो चींटी के डंक में जो है हमारा ये होता है मेथेनॉइक एसिड, ठीक, या उसको कई बार फॉर्मिक एसिड भी कहा जाता है। ऑक्सैलिक एसिड की बात करेंगे तो इसके सोर्सेज हैं जैसे ये टमाटर, टोमेटो, ठीक, स्पिनच, पालक वगैरह। ठीक, बाकी के विकल्प ठीक हैं, इसको देखिए।
पोटेशियम नाइट्रेट का व्यावसायिक उपयोग किस उद्योग में होता है? ठीक, पोटेशियम नाइट्रेट जो है KNO3, ठीक, तो इसका मुख्य रूप से देखेंगे यहाँ पे पटाखा जो बनाने में उपयोग किया जाता है ये, ठीक। हालांकि इसके अलावा जैसे जो ग्लास मैन्युफैक्चरिंग है, फर्टिलाइज़र में यूज़ हो जाता है, कुछ प्रकार के टूथपेस्ट जो होते हैं उसमें भी इसको यूज़ करते हैं। अगला देखें, बेल मेटल एक मिश्र धातु है जो इसमें से किससे बनी होती है? ठीक है, बेल मेटल को यूज़ करते हैं जो आप ये मंदिरों में ये देखते हैं ना, घंटे या छोटी घंटियाँ जो होती हैं, इनको बनाने में यूज़ किया जाता है कॉपर और टिन, ठीक है। तो इसमें सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन इसका होता है कॉपर लगभग 80% और ये 20%, इसको भी ध्यान रखिए, ठीक। तो यहाँ पे इस वीडियो को समाप्त करेंगे। प्लीज़ सारे क्वेश्चंस देख लीजिए, जो मैंने क्वेश्चंस के आंसर आपसे पूछे हैं उसको कमेंट करके बताइए और कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।